रिसेंटली देखो, अगर आपने देखा हो तो एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ, अनन्या नाम की लड़की जिसकी एज 8 साल और फर्स्ट क्लास में लड़की पढ़ती है। हुआ क्या, बुलडोजर से ना इलीगल स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे आग भी लग गई। तो जहाँ पे इस लड़की का बैग रखा था ना, तुरंत की तुरंत ये लड़की भागी अपने पढ़ाई का बैग लेने के लिए। लड़की की मदर ने रोकना भी चाहा, लेकिन ये लड़की रुकी नहीं, तुरंत की तुरंत बैग लेने के लिए भागी। अब इस वीडियो का संज्ञान ना सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर जस्टिस से संबंधित एक मामले पर सुनवाई कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो राइट टू शेल्टर है वो एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में कवर्ड है राइट टू शेल्टर। और रूल ऑफ लॉ देखो आज भी देश में एग्जिस्ट करता है, मतलब कानून सबके लिए सेम है, सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया। बुलडोजर जस्टिस वाले केस में जो 2021 में हुआ, 6 घरों को गिरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सो कास्ट नोटिस देना भी प्रॉपर नहीं समझा गया, घर के ऊपर नोटिस चिपका दिया गया और 24 घंटे से कम का समय दिया गया स्ट्रक्चर्स को गिराने के लिए, मतलब रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई गई। तो देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आपको ना इस पे एक केस स्टडी सोल्व करनी है। आप यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल कमिश्नर हो, आपको ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिटन ऑर्डर मिलता है कि तुरंत के तुरंत गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश कर दिया जाए। और ये जो लैंड है, ये देखो ग्राम सभा का लैंड है, लेकिन कुछ लोगों ने घर बना लिए हैं इस ग्राम सभा के लैंड के ऊपर। जो एविक्शन नोटिस हैं वो तहसीलदार की कोर्ट के द्वारा इशू किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें नोटिस कभी मिला ही नहीं और कोई टाइम नहीं मिला रिस्पॉन्स देने का। जैसे ही आपकी टीम पहुंचती है, इलीगल स्ट्रक्चर को गिराने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग विजिबली डिस्ट्रेस्ड हैं, मतलब दुखी हैं, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट कुछ दिनों की हमें मोहलत दी जाए, कुछ ताकि हम कुछ दूसरा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट खोज के रहने के लिए। जो भीड़ इकट्ठा है उनमें देखो महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल जाने वाले किड्स भी हैं, और एक बच्चा तो आपको दिख रहा है जिसने अपनी स्कूल बुक्स कैरी कर रखी हैं, वो रो रहा है। वहाँ पे मीडिया प्रेजेंस भी है, लेकिन लोकल लीडर्स जो हैं वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि तुरंत के तुरंत इलीगल स्ट्रक्चर गिराए जाएं। आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे जब आपके सामने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, डिमोलिशन आज ही होना चाहिए, कोई डिले नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। तो व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन, टेल मी। आज देखो डेट 2 अप्रैल 2025 है। आज कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे? आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। क्या आज लिबरेशन डे टैरिफ है, मतलब 2 अप्रैल से ट्रंप के जो टैरिफ हैं एक्टिव हो जाएंगे कुछ देशों के अगेंस्ट, जैसे चाइना, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की? दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ड्रग मैनेज से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल हम द हिंदू का डिस्कस करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ग्लोबल ट्रेड शिफ्टिंग के बारे में है। ग्लोबल ट्रेड शिफ्टिंग का क्या मतलब है, और ऐसी सिचुएशन में इंडिया के पास क्या चांस है, क्या मौका है इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुपर पावर बनने का। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ जो आज यानी 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है लिबरेशन डे टैरिफ। क्या? लिबरेशन डे टैरिफ, मतलब थोड़ा ड्रामेबाज नाम है, लेकिन देखो इन टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत बड़ा है, सिर्फ नाम ड्रामे वाला नहीं है, इम्पैक्ट भी बड़ा है। क्या है पूरा प्लान ट्रंप का? ट्रंप देखो ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ना बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है ना वो यूएसए को छोड़ के दूसरे देशों में चली गई हैं, फॉर एग्जांपल चाइना में, फॉर एग्जांपल कनाडा में, मैक्सिको में। तो ट्रंप उन इंडस्ट्रीज को वापस यूएसए में लेना चाहते हैं। पॉइंट समझ गए? पिछले कुछ सालों में यूएसए का जो इंडस्ट्रियल बेस है ना वो कमज़ोर हुआ है, और दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ लगा के यानी टैक्स लगा के यूएसए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना चाहता है, क्योंकि बाहर से आने वाले माल पर टैरिफ लगेगा, मतलब बाहर का माल थोड़ा एक्सपेंसिव बिकेगा यूएसए में,
लोग उस माल को खरीदेंगे नहीं और लोग लोकल प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इससे यूएसए की जो लोकल इंडस्ट्रीज है ना वो ऊपर उठेंगी, वो बूम पर जाएंगी। ये यूएसए का प्लान है। ट्रम्प कहते हैं हम मिलकर फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। देखो सीधा शब्दों में बोलूं तो ये है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म मतलब लोकल इंडस्ट्रीज को यूएसए के राष्ट्रपति प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर से आने वाले माल पर टैरिफ को इंक्रीज करके। अभी देखो ये 2 अप्रैल यानी आज से जो टैरिफ अप्लाई होंगे वो कनाडा, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको, इन देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर यूएसए के टैरिफ एक्टिवेट हो जाएंगे आज से। लेकिन राइटर बोलते हैं इन टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ इन 4 देशों पे नहीं पड़ेगा, ये इम्पैक्ट देखो मल्टीपल कंट्रीज पे पड़ेगा, इवन इंडिया पर भी। आप पूछोगे सर कैसे? टैरिफ तो इन देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर यूएसए ने लगाए हैं तो इंडिया पे इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है? सीधी सी बात है, चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर मान लीजिए यूएसए ने टैरिफ लगा दिए, मतलब चाइना का माल अब यूएसए में जाना बंद हो जाएगा। लेकिन चाइना की जो इंडस्ट्रीज है ना वो क्या करेंगी, वो नई मार्केट ढूंढेंगी। नई मार्केट जैसे देखो इंडिया, अफ्रीका, आसियान जैसे देश। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में ना अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना उन्होंने एक स्टेप लिया, चाइना से इंपोर्ट होने वाले स्टील प्रोडक्ट पे ना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। क्यों लगाई? यही चीज है, अब चाइना की स्टील कंपनीज यूएसए को माल नहीं भेज रही हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए ने टैक्स ज्यादा लगा दिया। अब चाइना की वही कंपनीज इंडिया में माल डंप करने लगी हैं। माल तो उन्होंने बना लिया, यूएसए में जा नहीं सकता, तो उनको लगेगा यार इंडिया में बेच देते हैं, इंडिया में डंप कर देते हैं, सस्ते दामों पर बेच देते हैं। लेकिन इससे इंडिया की जो स्टील कंपनीज हैं उन पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक्शन लेते हुए चाइना से इंपोर्ट होने वाले स्टील प्रोडक्ट पे क्या लगा दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि वो माल को डंप ना कर पाए इंडिया में। अब आपको समझ में आया कि कनाडा, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको इन देशों से एक्सपोर्ट होने वाले माल पर यूएसए ने लगाया है टैरिफ, लेकिन इंपैक्ट बाकी देशों पे भी पड़ेगा, वो पड़ेगा इनडायरेक्टली। अब चूंकि यूएसए ने इन 4 देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो बदले में इन देशों ने भी जैसे को तैसा कर दिया। मतलब यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर इन देशों ने भी लगा दिया टैक्स। लेकिन इंडिया की क्या अप्रोच है? इंडिया थोड़ा देखो मैच्योर ढंग से चल रहा है। इंडिया ने चुना नेगोशिएशन का रास्ता। इंडिया ने कहा कि यार हम जैसे को तैसा नहीं करेंगे, हम यूएसए से नेगोशिएशन करेंगे ताकि दोस्ती बनी रहे। इंडिया ने अपने आप ही यूएसए से इंपोर्ट होने वाले कुछ माल पे टैरिफ कम कर दिए ताकि यूएसए का माल थोड़ा सस्ता इंडिया में बिक सके, और यही यूएसए चाहता है। राइटर बोलते हैं देखो ये एक मैच्योर डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है। अब ट्रंप का जो विजन है, अब कहने को तो ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं अपने देश में जॉब बचाना चाहता हूं, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहता हूं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म में ये यूएसए को भी हर्ट करेगा। इससे ग्लोबल इकोनॉमी और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। देखो लेकिन ये जो डिसरप्शन है ये इंडिया के लिए भी एक मौका भी है और एक टेस्ट भी है। इसके बाद देखो आर्टिकल ना इंडिया पे फोकस करता है। आप ना इंडिया की स्टोरी देखिए। इंडिया ने देखो हमेशा से ये बोला है हम ना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, और इसी दिशा में इंडिया प्रयास भी कर रहा है। चाइना की तर्ज पर हमारे देश में भी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। काफ़ी सारी स्कीम्स इसके लिए लॉन्च की गई हैं, जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, इवन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सब किस दिशा में है? भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में। लेकिन देखो ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर इंडिया की जीडीपी में कितना है? 13 से 14%। कितना? सिर्फ 13 से 14%। पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट होता है, ग्लोबल एक्सपोर्ट जो होता है, ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर 2% से भी कम है। इतना कम एक्सपोर्ट हम करते हैं।
ये फिगर्स देखो मेंस में भी काम आ सकती हैं और प्री में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया क्यों पीछे रह रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया क्यों नहीं बन पा रहा है। सबसे पहले आप इंडिया का ग्रोथ मॉडल देखिए। हमारा ग्रोथ मॉडल ही कंजप्शन लेड है, एक्सपोर्ट लेड मॉडल हमारा है ही नहीं इंडिया की ग्रोथ का। हमारी जीडीपी ग्रोथ का मेन ड्राइवर क्या है, हमारी जीडीपी ग्रोथ का मेन ड्राइवर है हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो कंजप्शन ज्यादा है। एक्सपोर्ट का रोल हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में जीडीपी में हमेशा से लिमिटेड रहा है। जबकि देखो चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना, दुनिया की फैक्ट्री बना एक्सपोर्ट पे फोकस करके। समझ गए, चाइना का जो मॉडल था वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। उनका जो गुड्स का एक्सपोर्ट था वो जीडीपी का ऑलमोस्ट 18 से 20% होता था और आज भी है। इंडिया का जो गुड एक्सपोर्ट है हमारे देश की जीडीपी का 10% से भी कम है। तो ये रीजन है कि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का जो फ्रूट है अभी तक नहीं खा पाया है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट एक बिजनेस हाउसेस से भी संबंधित पॉइंट था, चलो यहीं पे बोल देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है देश के बिजनेस हाउसेस से संबंधित। देखो हमारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ग्लोबल स्केल पे नहीं सोचते हैं। टेक एडोप्शन हमारे देश में काफी स्लो रहा है, कंप्यूटर्स हमारे देश में काफी लेट आए। टेक्नोलॉजी एडोप्ट करने के मामले में हमारा देश काफी पीछे रह जाता है। अभी भी एआई देख लीजिए, यूएस चाइना एआई के मामले में कितना आगे निकल रहे हैं और हम सिर्फ अभी धीरे धीरे एडोप्ट कर रहे हैं एआई को। तो इवन जो बिजनेस हाउसेज हैं उनका जो माइंडसेट है ना वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होता। जैसे टाटा है, टाटा ने बड़ा ग्रुप खरीद लिया था, टाटा मोटर ने बड़ा जगुआर लैंड रोवर खरीद लिया था, लेकिन बावजूद इसके टाटा मोटर एक ग्लोबल ब्रांड नहीं बन सका। मतलब समझ गए, इवन जो बिजनेस हाउसेस सक्सेसफुल है ना उनका फोकस डोमेस्टिक मार्केट तक ही लिमिटेड है। मोबाइल को असेंबल करने के मामले में हमने थोड़ा सा एज जरूर हासिल किया है, लेकिन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अभी भी कहीं पे नहीं ठहरते दूसरे देशों, चाइना जैसे देशों के मुकाबले में। और मोबाइल असेंबल हमारे देश में होने लगे हैं, उसका भी श्रेय जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ बिजनेस हाउसेस वाला। अब तीसरा पॉइंट आता है सरकार का। देखो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की गलतियां हैं। हमारे देश में आप देखिए लैंड एक्विजिशन काफी कॉम्प्लेक्स, काफी एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में काफी एक्सपेंसिव, लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है काफी ज्यादा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजना काफी एक्सपेंसिव। किसी चीज के लिए अप्रूवल लेना हो बहुत टाइम लगता है। टैक्स डिस्प्यूट एक बार हो जाए तो बरसों लग जाते हैं उस टैक्स डिस्प्यूट को सोल्व करने में। लेबर लॉज हमारे देश में बहुत कॉम्प्लेक्स, चलो 44 लेबर लॉज थे, उनको 4 लेबर कोड्स में क्लासिफाई किया गया है, बट अभी भी लेबर कोड्स कॉम्प्लेक्स हैं। रेगुलेशन भी ऐसे होते हैं जो बड़े प्लेयर्स के प्रति बाइस्ड होते हैं, बड़े प्लेयर्स का साथ देते हैं सरकार के रेगुलेशंस। और देखो नए प्लेयर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना चाहती है, लेकिन छोटे प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं है। तो ये हुई सरकार की बात। अब बात करते हैं लैक ऑफ सेक्टोरल फोकस। देखो चाइना ने क्या किया, चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस किया, सोलर इंडस्ट्री पे फोकस किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस किया। इन सब सेक्टर्स पे चाइना ने फोकस किया, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट की, जिसका रिजल्ट आज चाइना को मिल रहा है। चाइना इन इंडस्ट्रीज में काफी आगे है। लेकिन आप एक चीज बता दो जिसमें इंडिया बहुत आगे है। दरअसल दिक्कत यह है इंडिया किसी एक सेक्टर पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है। 90s वो समय था इंडिया का फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी बूम कर रहा था, लेकिन बाद में देखो दोनों सेक्टर्स थोड़े स्टैग्नेट हो गए, स्लो डाउन कर गए और ग्लोबल स्टेज पे अपनी पहचान नहीं बना सके। तो अभी ना इंडिया का कोई सेक्टोरल रोड मैप नहीं है कि हाँ इस सेक्टर पे सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, इस सेक्टर पे सरकार इंसेंटिवाइज करेगी। नहीं, ऐसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे इंडिया का फोकस नहीं है। तो क्या करना चाहिए इंडिया को? ये सारी चीजें, लैंड एक्वायर करना आसान हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करो, टैक्स सिस्टम इंप्रूव करो, यूनियन और स्टेट कोलैबोरेशन होना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक ग्लोबल लीडरशिप पे इंडिया फोकस करे।
कंक्लूजन में यानी फाइनल थॉट में देखो ये बोला जाता है, इंडिया के पास में ना अभी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट हो रहा है, तो नए लीडर्स के पास में बहुत रूम है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी नाउ और नेवर मूवमेंट है, जिसे इंडिया को यूज करना ही होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ड्रग की चुनौती के बारे में कन्वर्सेशन है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की शुरुआत में देखो एक काफी इंपैक्टफुल लाइन बोली जाती है, देयर इज ए साइलेंट एपिडेमिक दैट हैज ग्रिप्ड इंडियन यूथ। मतलब एक साइलेंट एपिडेमिक है जिसने भारतीय यूथ को जकड़ लिया है। साइलेंट एपिडेमिक का क्या मतलब होता है? मतलब एक ऐसी समस्या जो दिखती कम है लेकिन जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरा है। जैसे देखो डायबिटीज़ है या डिप्रेशन है, ये क्या है? ये साइलेंट एपिडेमिक है। उसी प्रकार से ड्रग एडिक्शन भी छुप कर सोसाइटी को ना खा रहे हैं। बट प्रॉब्लम देखो ये है, देश की मीडिया किन चीज़ों पे फोकस कर रही है? 300 साल पुरानी बातों पे फोकस कर रही है, जैसे औरंगजेब, ताजमहल, ये सारी चीज़ें। लेकिन रियल इश्यूज जैसे ड्रग्स, उन पे हमारी मीडिया साइलेंट है। आप पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पिछले 5 सालों में देखो हमारे देश के जो पोर्ट्स हैं ना, वहाँ पे 19 ड्रग्स के जो कंसाइनमेंट हैं पकड़े गए हैं। ये हम बड़े कंसाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे देखो सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया 2021 में, 19 सितंबर 2021 की बात है। गुजरात में जो मुंड्रा पोर्ट है ना, वहां पे 2988 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई, जिसकी मार्केट वैल्यू थी 5976 करोड़। उसी प्रकार से देखो तमिलनाडु में टूटिकोरिन में एक वीओसी पोर्ट है, यहां पे 303 किलोग्राम कोकीन पकड़ी गई, जिसकी मार्केट वैल्यू थी 1515 करोड़। मतलब देखो देश के पोर्ट्स के जरिए ये जो ड्रग्स रूपी जहर है ना, हमारे देश में घुस रहा है। अब आप सोच के देखो, जो 1 ग्राम कोकीन होती है ना, उसकी वैल्यू है 2000 रुपये। और कितनी कोकीन या हीरोइन पकड़ी गई? पकड़ी गई देखो 2988 किलोग्राम, मतलब 29 लाख ग्राम। सोच के देखिए कितने लाख लोग बर्बाद हो जाते इतनी मात्रा में जो कोकीन पकड़ी गई। अब देखो सबसे खतरनाक अपडेट जानते हो क्या है? नवंबर 2024 में ना यूपी में जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे ना एक खतरनाक ड्रग की फैक्ट्री पकड़ी गई। सोच के देखो, एक खतरनाक ड्रग जिसका नाम है मेथाम्फेटामाइन। इस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने की जो लैब है ना, वो पकड़ी गई यूपी के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। कौन चला रहा था इस लैब को? एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल है जिसका नाम है CJNG। ड्रग कार्टेल का नाम आपको क्या याद रखने की आवश्यकता है, लेकिन बता दिया। CJNG मैक्सिको का एक ड्रग कार्टेल है। ये एक फेक केमिकल फैक्ट्री चला रहा था यूपी के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। इवन लोकल वर्कर्स काम कर रहे थे, उनको ये बोला गया था कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के नाम पे ये खतरनाक जो ड्रग है ना मेथाम्फेटामाइन, इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा था और मजदूरों को पता ही नहीं था कि वो इतनी खतरनाक ड्रग जो है वो बना रहे हैं। मतलब पहले देखो बाहर से ड्रग्स इंडिया में आते थे, लेकिन अब इंडिया में भी ड्रग मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। तो कितना खतरनाक ट्रेंड है। क्यों आ रहे हैं? मतलब फॉरेन जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, जैसे मैक्सिको का ड्रग कार्टेल है या फिर अफगानिस्तान के ड्रग कार्टेल, ये इंडिया में क्यों आ रहे हैं ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए? इसके लिए 2-3 रीजन देखो ये रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो इंडिया में ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्ट्रोंग है, मतलब केमिकल्स मिलना इंडिया में ईजी है। दूसरा, इंडिया में लेबर सस्ती है। तीसरा, हमारे देश में लॉ इन्फोर्समेंट काफ़ी डिस्पर्स्ड है, मतलब छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज हैं ना वो आसानी से छुप जाती हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की पकड़ में नहीं आती अनटिल एंड अनलेस कोई शिकायत ना हो जाए।
तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैक्सिको, नाइजीरिया, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज़ के जो ड्रग लॉर्ड्स हैं वो इंडिया में आके अब ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बट ये जानते हो कितना ज़्यादा खतरनाक है इंडिया के लिए? मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, बाहर से ड्रग्स जब इंडिया में आती थी, बाहर से आ रही हैं मतलब एक्सपेंसिव, लेकिन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं मेथाम्फेटामाइन जैसी ड्रग्स, तो मतलब सप्लाई बढ़ेगी, ड्रग्स सस्ती बिकेंगी और अवेलेबिलिटी हर गली में होगी। तो इतना खतरनाक इम्पैक्ट होगा, इससे ज़्यादा लोग एडिक्ट होंगे, स्पेशली यूथ। आज देखो आप यूथ की हालत देखिए, आप मानोगे नहीं, 2022 में ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला, हमारे देश में 10 से लेके 17 की एज ग्रुप के जो लोग हैं ना, उसमें से 15.8 मिलियन बच्चे सब्सटेंस एडिक्शन से जूझ रहे हैं, यानी किसी ना किसी प्रकार का नशा उन्हें चाहिए। सोचो 1.5 करोड़ बच्चे, 10 साल के बच्चे भी नशा कर रहे हैं, तो ये तो देखो जाहिर तौर पे नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए। और देखो सबसे ज़्यादा कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं? 3 कैटेगरी के ड्रग्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल सबसे कॉमन है। अल्कोहल लीगल है हमारे देश में बट एडिक्टिव है। कुछ राज्यों को छोड़ दें जैसे बिहार, गुजरात, यहाँ पे प्रोहिबिशन है, अदरवाइज अल्कोहल तो मिल ही जाती है। और बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में भी ब्लैक में तो मिल जाती है। दूसरे नंबर पे मैरिजुआना। मैरिजुआना मतलब वीड, भांग, ये सब चीज़ें। फिर तीसरे नंबर पे है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में ये सब आते हैं जैसे पेन किलर, हीरोइन, अफीम के डेरिवेटिव्स, ये सब। तो 3 कैटेगरी के ये ड्रग्स हैं, कॉमन ड्रग्स हैं, जिन्होंने यूथ को एडिक्टेड बना के रखा है। और देखो जैसे जैसे हमारे देश में मान लीजिए ड्रग यूज़ बढ़ेगा या बढ़ रहा है, तो देखो क्राइम भी बढ़ता है। ड्रग यूज़ का सीधा सीधा लिंक क्राइम से है। आप मेजर सिटीज़ का डेटा उठा के देखो, चोरी, असोल्ट, रोबरी, गैंग वायलेंस, ये सब काफ़ी इंक्रीज हो गया है। ड्रग मनी से देखो जो कार्टल्स हैं वो गन्स, गैंग्स, गुंडागर्दी ये सब स्टार्ट कर देते हैं। इससे देखो ना सिर्फ समाज बल्कि पूरा देश बर्बाद हो जाता है। और आजकल जो ये ड्रग पैडलर्स हैं ना, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मतलब स्कूल और कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। क्या करते हैं ये लोग? बच्चों को देखो पहले कस्टमर बना लेते हैं और फिर बच्चों को ही डीलर बना लेते हैं। ये साइकिल देखो सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे सिटीज़ में देखने को मिलता है। बाद में टियर 2 सिटीज़ में भी ये फैलता जा रहा है। और ड्रग बेचने के लिए ना स्मार्ट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टेलीग्राम चैनल्स हैं, डेटिंग ऐप्स हैं, इवन फूड डिलीवरी के पैकेजेस में भी ड्रग्स डिलीवर हो रहे हैं। और पेरेंट्स को देखो समझ में नहीं आता कि उनके बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं। वो देख नहीं पाते कि उनके बच्चों में कैसे बिहेवियर चेंज हो रहा है, या फिर सडनली उन्होंने ज़्यादा पैसों की डिमांड स्टार्ट कर दी है, या फिर स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस गिर गई है। कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते। और टीचर के पास भी ना तो टूल्स हैं, ना ट्रेनिंग उपलब्ध है बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए, ना ही कोई स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल उपलब्ध है कि कैसे पता लगाया जाए कि कोई बच्चा ड्रग अब्यूज़ कर रहा है। टीचर्स के पास ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है। फिर देखो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, कई जगह पे देखो नेबरहुड लेवल पे जो एफर्ट्स स्टार्ट हुए हैं ना वो इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं। जैसे मोहल्ला कमेटी है, मोहल्ला में कोई भी ड्रग अब्यूज़ करता मिलता है तो तुरंत उस कमेटी को बताया जाता है, कमेटी पेरेंट्स को बताती हैं। स्कूल वर्कशॉप्स हैं, स्कूल वर्कशॉप्स का फ़ायदा लिमिटेड है। इसके अलावा कई NGO रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चला रहे हैं। लेकिन देखो ये सब ना स्कैटर्ड है। नेशनल लेवल पे कोई यूनाइटेड प्रयास नहीं देखने को मिल रहा है, एकजुट प्रयास सरकार की तरफ से ड्रग अब्यूज से निपटने को नहीं देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल में लास्ट में देखो ये बोला जाता है, वी आर सिटिंग ऑन ए टिकिंग टाइम बॉम्ब, मतलब एक ऐसे बॉम्ब के ऊपर हम बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। अगर आज हम नहीं संभले तो कल देखो संभलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ड्रग मैनेज के बारे में चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डिसइंफॉर्मेशन
को टैकल करने से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल भी थोड़ा हम सिस्टमेटिक ढंग से पॉइंट निकाल के डिस्कस करते हैं। देखो, कभी ना हम सब डिसइंफॉर्मेशन का शिकार जरूर हुए हैं। मतलब हमने व्हाट्सएप और फेसबुक पे कोई न्यूज़ देखी और बाद में हमको पता लगा कि ये खबर झूठी थी। ये पूरा जो आर्टिकल है एक वार्निंग साइन की तरह है। सबसे पहले डिसइंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिसइंफॉर्मेशन मतलब जानबूझकर फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। समझ गए? जानबूझकर गलत और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को फैलाना। किसके लिए फैलाई जाती है? या तो देखो ये पर्सनल फायदे के लिए फैलाई जाती है मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर पॉलिटिकल फायदे के लिए फैलाई जाती है। इसका गोल होता है सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट करना। सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट करना, अलग अलग आइडेंटिटीज के लोगों के बीच में, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में। अब देखो, भारत जैसे देश में डिसइंफॉर्मेशन का जो रिस्क है ना और भी ज्यादा है। क्यों? 400 मिलियन फेसबुक यूजर्स, 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स, ये दुनिया में देखो सबसे ज्यादा है। इंडिया में बहुत ज्यादा डिजिटल पॉपुलेशन है, तो फेक न्यूज का एक्सपोजर भी ज्यादा है। अब बहुत सारे जो अमीर देश है ना, वो डिसइंफॉर्मेशन को लेके देखो ज्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं, लेकिन गरीब देश थोड़े कम कंसर्न दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पे चुनौतियां और बड़ी हैं। गरीबी जैसे डिसइंफॉर्मेशन शायद उनको उतनी बड़ी चुनौती नहीं लगती। लेकिन देखो, इंडिया की बात करें, जिस हिसाब से इंडिया में प्लूरलिटी है, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग आइडेंटिटीज के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अगर डिसइंफॉर्मेशन को अच्छे से नहीं टैकल किया तो ना सिर्फ इंडिया का जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है वो हिल जाएगा, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो टूट जाएगा, हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो देखो ओपिनियन ड्रिवन बन जाएगी। तो ये सब रिस्क है, ज्यादा रिस्क है इंडिया में, क्योंकि डिजिटल पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं क्या करना चाहिए। देखो, जो एआई और एल्गोरिथम बनाने वाले लोग हैं ना, यानी डेवलपर्स हैं, उन लोगों को देखो ज्यादा सेंसिटाइज करना होगा कि भाई आप अच्छे अच्छे एआई से संबंधित टूल्स तो बना रहे हो, अच्छे अच्छे एल्गोरिथम तो बना रहे हो, लेकिन एल्गोरिथम बनाते वक्त आप ये भी देखो कि इन टूल्स का मिसयूज भी हो रहा है। तो डेवलपर्स को एथिक्स और सेफ्टी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि वो एआई टूल्स और एल्गोरिथम बनाते वक्त मिसयूज को भी ध्यान में रखें। ये पहली चीज। दूसरी चीज, पब्लिक अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने की आवश्यकता है। पब्लिक को समझाने की आवश्यकता है कि वो कैसे पता लगाएं कौन सी खबर सच है, कौन सी फेक है। जैसे देखो, स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी आज के समय में पढ़ाई जाती है, उसी प्रकार से डिजिटल लिटरेसी भी पढ़ाई जानी चाहिए। लोग जो हैं न्यूज़ के सोर्स को क्वेश्चन करें, कहाँ से ये न्यूज़ आई है, ऐसा करना सीखें। तुरंत के तुरंत फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो भी आया है तुरंत के तुरंत उस पर विश्वास ना करें। जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं राइटर, अमिताभ बच्चन का फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में ना कैंपेन चलता है। पोलियो के बारे में भी अमिताभ बच्चन ने कैंपेन चलाया था। आजकल जब भी किसी को कॉल करते हैं तो वो फ्रॉड से बचाने के लिए 10-20 सेकंड का वार्निंग टोन जो आता है। तो इसी प्रकार से देखो, डिसइंफॉर्मेशन से संबंधित कैंपेन भी चलाया जा सकता है। अगर इंडिया के एफर्ट्स की बात करें, 2024 के इलेक्शन से पहले ना इंडिया में इलेक्शन कमीशन ने शक्ति एक यूनिट बनाई थी। ये क्या था? फेक न्यूज को टैकल करने के लिए ये यूनिट थी, नाम था शक्ति। इसमें देखो मल्टीपल फैक्ट चेकिंग ग्रुप्स ने मिलकर काम किया इस शक्ति फैक्ट चेकिंग कलेक्टिव एफर्ट में। फिर था डीप फेक एनालिसिस यूनिट। डीप फेक मतलब कई बार आपने देखा होगा ना, वीडियो किसकी और इमेज किसी और की लगा दी गई, या फिर आवाज किसी और की लगा दी गई। इस प्रकार से जो मैनिपुलेशन होता है वीडियो में, तो डीप फेक वीडियोस को या फिर इमेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक यूनिट इस्टेब्लिश की गई थी 2024 के इलेक्शन से पहले, डीप फेक एनालिसिस यूनिट। क्योंकि इलेक्शंस के समय में नफरत वगैरह फैलाने के लिए इस प्रकार से डीप फेक वीडियोस काफी वायरल करवाए जाते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका होता है उनके द्वारा। तो ये हमने बात कर लिया, हमने कौन से एफर्ट्स लिए हैं, तो ये तो पुराने एफर्ट्स की बात है।
अब देखो जो ये सोशल मीडिया जायंट्स है ना, जैसे मेटा है, एक्स है, यूट्यूब है, ये सब इंडिया से बहुत पैसे कमाते हैं। तो इंडिया की मार्केट पावर का यूज करके इनसे ना अकाउंटेबिलिटी मांगी जा सकती है। मतलब इनको बोला जा सकता है कि भैया इंडिया में आप अगर आपको काम करना है तो फेक न्यूज को कंट्रोल करना होगा। क्या इंडिया की सरकार मांग सकती है इनसे? सबसे पहली चीज ये मांगी जा सकती है कि आप अपने प्लेटफॉर्म का रेगुलर ऑडिटिंग कीजिए, फेक न्यूज कितना तेजी से फैल रही है। दूसरा, जो भी आपके सामने रिजल्ट आता है ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसको हमें बताइए। तीसरा, जो भी कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश किया जाता है उसका रिस्क जरूर आप असेस कीजिए, कितना रिस्क है जो कंटेंट पब्लिश किया जा रहा है। और जो मिसलीडिंग कंटेंट है उसको आप मॉडरेट कीजिए, चाहे आप मैनुअली कीजिए या फिर एल्गोरिथम के थ्रू कीजिए। आप जो खराब कंटेंट है, डिसइंफॉर्मेशन वाला कंटेंट है, उसको मॉडरेट कीजिए। जैसे देखो यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल दिया जाता है यहाँ पे। यूरोपियन यूनियन एक एक्ट लेके आया, डिजिटल सर्विसेज एक्ट यानी डीएसए। इसमें यह बोला गया जो प्लेटफॉर्म्स जहां पे देखो 45 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स है ना, तो उनको अकाउंटेबिलिटी भैया दिखानी पड़ेगी। तो यूरोपियन यूनियन का ये जो मॉडल है ये देखो इंडिया भी फॉलो कर सकता है। फिर इसके बाद ये बोला जाता है, एक चीज़ देखो, डिसइंफॉर्मेशन को हमें टैकल करना है, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन के नाम पे अगर सरकार ने ज़्यादा सर्विलियंस शुरू कर दिया तो फिर देखो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। इसलिए देखो सेंसरशिप एक तरफ और सर्विलियंस दूसरी तरफ, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। सर्विलियंस हो बट देखो मिसयूज ना हो उसका। इवन देखो जो एड्स आती हैं ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे, उनको भी रेगुलेट करना जरूरी है। ऑनलाइन एड्स में ये बताना चाहिए कि एड के लिए किसने पैसे दिए हैं, एड में किसको टारगेट किया जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई मैलिशियस जो एक्टर है वो देखो सीक्रेटली कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हो, मतलब फॉल्स नरेटिव जो है वो गढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तो इसलिए बताओ एड के लिए किसने पैसे दिए, किसको टारगेट किया जा रहा है। फिर अगले पॉइंट में ये बोला जाता है, देखो साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन के लिए ना सरकार को फंडिंग देनी चाहिए, ना केवल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बल्कि नए नए मेथड्स डेवलप करने के लिए भी सरकार को फंडिंग देनी चाहिए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन को पहचाना जा सके। फिर है मास अवेयरनेस, इसकी जो पॉइंट पहले दिया, पब्लिक को अगर देखो मिस इन्फॉर्मेशन से बचाना है ना तो सबसे बड़ी चीज है उनको अवेयर करना, रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में भी। तो अवेयर करना उनको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर देखो मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किस किस के बीच में? सिविल सोसाइटी, फैक्ट चेकर्स और रेगुलेटर्स, तीनों की कंबाइंड फोर्स होनी चाहिए, तभी देखो फीमी से लड़ा जा सकता है। फीमी मतलब फॉल्स इनएक्यूरेट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फॉल्स इनएक्यूरेट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फीमी से लड़ा जा सकता है अगर तीनों के बीच में कोलैबोरेशन देखने को मिले। और डिसइंफॉर्मेशन देखो कोई एक देश का इशू नहीं है, आजकल आज के समय में तो बॉर्डर क्रॉस करके डिसइंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलता है। तो क्रॉस बॉर्डर कोएलिशन भी बनने चाहिए ताकि अलग अलग देश मिल के गाइडलाइंस जारी कर सकें डिसइंफॉर्मेशन से लड़ने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, चलते हैं आगे। तो बात करें हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए। लिबरेशन डे टैरिफ आज यानी 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगे और इनका इम्पैक्ट देखो कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, सिर्फ इन पे नहीं होगा, इंडिया जैसे देशों पे भी होगा। इंडिया ने हालांकि डिप्लोमेसी का रास्ता चुना है। ट्रंप का गोल ये है यूएसए में इंडस्ट्रियल बेस जो वीक हो रहा है उसे बचाना। तो क्या इंडिया के पास मौका है? देखो सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, लेकिन आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 13-14% है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का एक्सपोर्ट 2% से भी कम है। दिक्कत काफ़ी है, लैंड एक्विजिशन, डिलेड अप्रूवल, टैक्स डिस्प्यूट्स, रेगुलेटरी बायस टूवर्ड्स बिग प्लेयर्स, किसी एक सेक्टर पे फोकस नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें ठीक करनी है। बिजनेस हाउसेस की भी दिक्कत है, बड़ा नहीं सोच पाते, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं सोच पाते। फिर ये डिसइंफॉर्मेशन वाला आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया। डिसइंफॉर्मेशन में आजकल देखो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इंडिया में रिस्क ज़्यादा है। 400 मिलियन फेसबुक यूज़र्स हैं, 500 मिलियन व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, सोसाइटी
को डिवाइड करने के लिए डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो जो AI या फिर एल्गोरिथम डेवलपर्स हैं उनको सेंसिटाइज करो, पब्लिक अवेयरनेस। इंडिया में 2024 के इलेक्शन से पहले शक्ति, डीप फेक एनालिसिस यूनिट, ये सब चलाए गए थे। इंडिया को बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। वो इतना कमाते हैं इंडिया से, तो उनसे ट्रांसपेरेंसी मांगनी चाहिए, कंटेंट का मॉडरेशन मांगना चाहिए। लेकिन देखो, डिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के नाम पे सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। सर्विलियंस और सेंसरशिप दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, मास अवेयरनेस और कोलैबोरेशन होना चाहिए सिविल सोसाइटी प्लस फैक्ट चेकर प्लस रेगुलेटर्स का, तभी फिमी को टैकल किया जा सकता है। और ग्लोबल प्रॉब्लम है ये, क्रॉस बॉर्डर कोलिशंस भी बनने चाहिए। फिर ये ड्रग वाला आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था, ड्रग मैनेज वाला, किस प्रकार से ये साइलेंट एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। 15.8 मिलियन बच्चे 10 से 17 एज वाले ड्रग का शिकार हैं। इवन 10 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। ड्रग का यूज़ बढ़ने से सोशल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्राइम बढ़ते हैं और ड्रग पैडलर्स स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं। कुछ एफर्ट्स तो हैं, देखो जैसे मोहल्ला कमेटीज़ हैं, लेकिन नेशनल कमेटी नहीं है। नेशनल कमेटी बननी चाहिए। तो ड्रग की चुनौती देखो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। मीडिया खराब इश्यूज़ पे फोकस करती है, लेकिन जो रियल इश्यूज़ हैं उन पे फोकस नहीं करती है। क्वेश्चन भी इसी से संबंधित आपको टैकल करना है, ड्रग मैनेज से संबंधित। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।